एक रात मैं मेरे दो दोस्तों के साथ बाइक से तलेगांव के जंगलों से गुजर रहा था। मैं बाइक चला रहा था। सुरेश और अजय मेरे पीछे बैठे हुए थे। पूर्णिमा की रात थी और चांद निकल आया था, इसलिए रास्ते पर थोड़ा बहुत उजाला फैला हुआ था। जंगल का रास्ता सुनसान था। रास्ते पर केवल हमारी ही बाइक थी। तभी सुरेश बोला, अरे भाई, बाजू में बाइक लगा, अपन को बहुत जोर से सुसु आया है यार। मुझे भी टंकी खाली करनी थी, इसलिए मैंने बाइक रास्ते के किनारे लगाई। मैं और सुरेश रास्ते के एक किनारे चले गए और अजय दूसरे किनारे टॉयलेट करने के लिए चला गया। जब मैंने और सुरेश ने अपना काम कर लिया तो हम बाइक की तरफ चले गए, लेकिन हमने देखा कि अजय वहां पर नहीं है। हमने चारों ओर देखा, लेकिन हमें अजय कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। अजय भाई, कहाँ हो तुम? सुरेश ने अजय को आवाज देते हुए कहा, लेकिन अजय ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वो यहीं कहीं छुपा है और हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने कहा, देख भाई, अगर तू मेरे 5 गिनने से पहले यहाँ नहीं आया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और मैंने गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5। तभी हमें जंगल से अजय की चीख सुनाई दी, भाई बचाओ! वो जोर से चीखा। वो रो रहा था। उसकी चीख सुन के हम दोनों डर गए, लेकिन सुरेश बोला, अरे मुझे लगता है कि वो हमें पोपट बना रहा है। नहीं सुरेश, वो सच में किसी मुसीबत में है, क्योंकि उसकी चीख असली लग रही है, मैंने उसे कहा। तभी हमने अजय की एक और चीख सुनी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो किसी से छुड़ाने की विनती कर रहा था। हम दोनों उसकी आवाज की तरफ जंगल में भागे। कुछ मीटर अंदर जाते ही हमें जमीन पर पड़े पत्तों पर खून दिखाई दिया। वह देख हम दोनों डर गए। अजय सच में किसी मुसीबत में फंसा हुआ था। वहीं जमीन पर घसीटने के निशान थे। हमने उस निशानों का पीछा किया। तभी अजय के चीखने की आवाज आई। हमने उसकी आवाज की ओर देखा तो हमें दिखाई दिया कि दूर एक काली साड़ी पहनी हुई औरत अजय का पैर पकड़कर घसीटते हुए ले जा रही है। हमने उस औरत का पीछा किया, लेकिन उसकी गति बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते वो जंगल में गायब हो गई। अजय दर्द से चीख रहा था, हमें आवाजें दे रहा था। हम दोनों ने जमीन पर पड़े घसीटने के निशान का पीछा किया। वो निशान हमें एक कोठी तक ले गए। जंगल के बीचों बीच वो लड़की की 2 माले की कोठी बनी हुई थी। वो बिल्कुल पुरानी थी और उसके ऊपर पौधे और घास उग गई थी। तभी एक बार फिर से उस कोठी से अजय की चीखने की आवाज आई और बाद में गहरा सन्नाटा छा गया। जल्दी चलो, हमें अजय को बचाना होगा, मैंने सुरेश को कहा, लेकिन सुरेश डरा हुआ था। वह बस उस कोठी को घूरे जा रहा था। क्या हुआ? अरे जल्दी चलो। नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो डायन है। क्या तुमने देखा वो अजय को कैसे घसीटते हुए ले गई? एक साधारण औरत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सुरेश घबराते हुए मुझसे बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि वो औरत है या आदमी हम नहीं जानते, क्योंकि हमने उसका चेहरा देखा ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई आदमी हो जिसने सदी पहनी हो और वो कोई पागल या साइको किलर हो। इसलिए इससे पहले कि वो अजय की जान ले, हमें उसे बचाना होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम अजय को बचा पाएंगे। हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। चुप बैठो। अरे यार, वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे मरने नहीं छोड़ सकते। चुपचाप मेरे पीछे आओ, हम उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे, मैंने उसे कहा। हम दोनों ने वहां पर पड़ी लकड़ियों की लाठी उठाई और कोठी के पास गए। मैंने जैसे ही दरवाजा अंदर ढकेला, अंदर से चमगादड़ों का झुंड उड़ते हुए बाहर निकला। सुरेश चिल्लाने लगा, देखो, मैंने कहा था ना वो डायन होगी। डायन जहाँ पर रहती है वहाँ पर चमगादड़ होते ही है। वो पागलों जैसी बातें करने लगा। और ये तुम्हें किसने बताया? मैंने मूवीज में देखा है। चुप करो यार और मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर मैं कोठी के अंदर घुस गया। मैंने टॉर्च लगाई तो कोठी के अंदर चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। सब तरफ धूल और मिट्टी थी। लकड़ी की कुर्सियां, टेबल सभी कीड़े खाकर मिट्टी में बदल गए थे। उसके कुछ हिस्से वहां पर पड़े हुए थे। दीवार पे कुछ फोटो फ्रेम्स लगी हुई थी, जिसमें एक आदमी और औरत थी। उस पर भी धूल जमी हुई थी। तभी अजय बहुत ही खौफनाक आवाज में चीखा और अचानक से उसकी आवाज बंद हो गई। वो आवाज दूसरे माले से आई थी। जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैंने सुरेश को कहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऊपर मत जाओ, वरना वो हमें भी मार डालेगी।
सुरेश घबराते हुए मुझसे बोला। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और मैं दूसरे माले पे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ भागा और मैंने देखा कि सीढ़ियों से खून बह रहा था। वो दूसरे माले से आ रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन मुझे अजय की जान बचानी थी। खून देखकर सुरेश मुझे वहां से भाग चलने को कह रहा था, लेकिन मैं अपने दोस्त को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं भागते हुए दूसरे माले पर गया और सामने का नजारा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे कांपने लगा। सुरेश तो वो भयानक मंजर देखकर चीख उठा, क्योंकि कॉरिडोर में छत से अजय की सिर कटी नंगी लाश लटक रही थी। उसके दोनों पैर एक काले रस्सी से बंधे हुए थे जो छत से बंधी हुई थी, और उसके हाथ जमीन की तरफ लटक रहे थे। धड़ से खून की धार बह रही थी और पेट से अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी, लेकिन वहां से उसका सिर गायब था। तभी हमें अजय की आवाज सुनाई दी, भाई मुझे बचाओ। अजय रोते हुए बोल रहा था, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अजय तो मर चुका है। शायद नहीं, क्योंकि इस लाश का सर नहीं है और इसके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो मर चुका है। मैंने उसे कहा। अजय की आवाज एक कमरे से आ रही थी। हम लोग हाथ में लाठियां लेकर उस कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था। हमने मोबाइल की रोशनी से कोने में देखा तो कोने में वही औरत बैठी थी। उस औरत ने सर पर पल्लू ओढ़ा हुआ था और उसकी पीठ हमारी तरफ थी, लेकिन वो औरत अजय की आवाज में रो रही थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हम दोनों घबरा गए। कौन हो तुम और अजय कहाँ है? मैंने उस औरत से पूछा। तभी कोने में बैठे उस औरत ने मुड़कर हमारी तरफ देखा और सामने का मंजर देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का सर नहीं था, उसके हाथ में अजय का कटा सिर था। दोस्तों, मैं यहाँ हूँ। अजय का सिर हमसे बोला। हम जान चुके थे कि उस सिर कटी औरत ने ही अजय का खून किया है, और बाहर कॉरिडोर में जो लाश लटक रही थी वो अजय की ही है। वो औरत चुड़ैल थी, डायन थी, या रूह, या फिर आत्मा, ये हम नहीं जानते थे, लेकिन हम ये जानते थे कि वो इंसान नहीं है, वो हमारे खून की प्यासी है। हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हम आंख फाड़कर उसकी ओर देख रहे थे। तभी उस औरत ने अजय का सिर अपने गले पर लगाया। उसने अपने गले को कुछ झटके दिए और अजय का सिर अब उसका हो गया। उसके बाद वो मुस्कुराई और हाथ हमारी तरफ करते हुए बोली, मुझे मेरा सर ला दो। लेकिन हम केवल उसकी ओर देखते गए। इस वजह से वो गुस्सा हो गई और बोली, मुझे मेरा सर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। यह सुनकर मैं और सुरेश वहां से उस घर से भागे। मैं जंगल में भाग रहा था, लेकिन कुछ दूर जाते ही मैं समझ गया कि मैं केवल अकेला भाग रहा हूँ और मेरे आगे पीछे सुरेश कहीं भी नहीं है। मैं कुछ मीटर पीछे चला गया तो मैंने देखा कि सुरेश उस भूतिया कोठी की तरफ जा रहा है। मैं भागते हुए उसके पास गया। सुरेश, तू कोठी की तरफ क्यों जा रहा है? भाग यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन सुरेश रुका नहीं। वो कोठी के बाहर तक जा पहुंचा। तभी मेरी नजर दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ गई तो खिड़की में वो सिर कटी औरत थी जिसने अजय का सिर पहन लिया था, और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं जान चुका था कि उस औरत ने सुरेश को सम्मोहित कर लिया है और इसलिए वो कोठी के अंदर जा रहा है। वो अपने होश में नहीं था तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से दूर खींच कर ले जाने लगा, लेकिन सुरेश ने मुझे धक्का मारा और मैं पेड़ से जा टकराया। मेरा सिर जख्मी हो गया और आंख के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। मैं वहीं जमीन पर लेट गया, लेकिन मैंने देखा कि सुरेश उस कोठी के अंदर चला गया है। कुछ देर बाद मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई और मैं सुरेश को आवाज लगाते हुए कोठी के उस कमरे में चला गया जिसमें मैंने उस औरत को देखा हुआ था। मैंने देखा कि कमरे में सुरेश अपनी गर्दन पर एक हाथ से छुरी लगाए हुए खड़ा था और दूसरे हाथ से उसने अपने सिर के बाल पकड़े हुए थे। मेरा सिर ला दो, मुझे मेरा सिर ला दो। सुरेश अजीब तरीके से बड़बड़ाता गया और उसने अपने ही हाथ से छुरी से अपना सिर काट लिया और दाएं हाथ में पकड़ लिया। उसके धड़ से खून की पिचकारियां निकलने लगी और वो जमीन पर गिर गया। यह देख मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्या हुआ, डर गए? मेरे पीछे से अजय की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो खिड़की में वही सिर कटी औरत बैठी थी जिसने अजय का सिर पहना है। मैं वहां से भागा और दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन मुझसे पहले ही वो दरवाजे तक पहुंची थी और दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं वहां से बाहर नहीं जा सकता था। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए?
मैंने उसे घबराते हुए पूछा। मेरा सर, मुझे मेरा सर ढूंढ कर ला दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर ले लूंगी। उसने जवाब दिया। मैं समझ गया कि जरूर इसका किसी ने सिर काटकर खून कर दिया था और उसकी आत्मा अब उसका सिर ढूंढ रही है। अब मेरे सामने उसका सिर खोजने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता कि आपके साथ क्या हुआ था। आपका सिर ढूंढने के लिए आपको सब मुझे बताना पड़ेगा जो आपके खून के दिन हुआ था। बताती हूँ। ऐसा कहकर उसने बताना शुरू किया। मैं मेरे पति के साथ समर वेकेशन पर यहाँ आई थी। हमने ये कोठी छुट्टियाँ गुजारने के लिए ही ली थी। उस दिन मेरे पति कोठी के पीछे वाले तालाब पर मछलियाँ पकड़ने गए थे। मैं कोठी में अकेली थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर कुछ 19-20 साल के 3 लड़के खड़े थे। उनके पीठ पर कैंपिंग बैग्स थे। दरवाजा खोलते ही वो तीनों मेरी तरफ देखने लगे। उनमें से एक लड़का मेरे हाथ में पानी की बोतल थमाते हुए बोला, आंटी, हम लोग जंगल में कैंपिंग के लिए आए हैं, लेकिन हमारा पानी खत्म हो गया है। क्या हमें पीने के लिए पानी मिलेगा? वो लड़का शराब पिया हुआ था, लेकिन इंसानियत के खातिर मैंने उन्हें पानी देने का तय किया और मैं दरवाजा आगे धकेल के किचन में पानी लेने चली गई। मैंने फ्रिज में से बोतल निकाली, तभी पीछे से किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं चिल्ला नहीं सकी। तभी मेरे सामने 2 लड़के आए। वो तीनों लड़के मेरे घर में घुस गए थे। उनके इरादे नेक नहीं थे। वो मेरा रेप करना चाहते थे, लेकिन तभी मेरे पति फिशिंग करके घर लौटे। उन लड़कों को मुझे पकड़ा हुआ देख उन्होंने उनके हाथ से पकड़ी मछली फेंक दी और उन लड़कों पे टूट पड़े, लेकिन उनमें से एक लड़के ने कैंपिंग नाइफ से उन्हें घोंप दिया। उन्होंने वहीं तड़पते हुए अपनी जान दे दी। मैंने उस लड़के के हाथ को दांतों से काटा। ये देख वो गुस्सा हो गया और उसने मुझे चाकू घोंप दिया। मैं फर्श पर गिर गई। वो लड़का शराब के नशे में पागल हो गया था। उसने मेरा सिर चाकू से काट डाला और मेरा कटा सर हाथ में लिया। मैंने खुद का सिर कटा शरीर देखा और कुछ ही देर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी रूह जागी तो वो अधूरी नहीं थी। मेरा शरीर बरगद के पेड़ के नीचे दफनाया गया था, लेकिन वहाँ पर मेरा सिर नहीं था। मेरी रूह अधूरी थी, इसलिए अधूरी रूह पूरी करने के लिए मुझे मेरा सर चाहिए। उसके बाद तुम्हें मेरे शरीर की हड्डियों को सिर के साथ जलाना पड़ेगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी और उसके बाद तुम अपने आप मेरे चंगुल से छूट जाओगे। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उसकी बताई हुई बातें उसका सिर ढूंढने के लिए मेरी मदद नहीं कर सकती थी। उसके बाद क्या हुआ? जब आपकी जान चली गई तब आखिरी बार आपने क्या सुना? वो मछली को फ्राई करके खाने की बात कर रहे थे। मैं कुछ देर सोचने लगा। आपने बताया कि आपके पति ने मछली फेंकी और उन लड़कों पे टूट पड़े। इसका मतलब कि उन्होंने केवल एक ही मछली पकड़ी थी। हाँ, सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। वो एक मछली खाने के लिए उन्हें काफी नहीं होगी, इसलिए वो जरूर फिशिंग रॉड लेकर मछली पकड़ने तालाब में गए होंगे। और मुझे लगता है कि उनमें से एक लड़का आपका सिर हाथ में पकड़े तालाब पे ले गया था और उसी ने आपका सिर तालाब में फेंक दिया है। मैंने अनुमान लगाया। उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया मैंने वही बताया। तो जाके मेरा सिर तालाब में ढूंढो, उसने मुझसे कहा। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। एक नया इंसान तालाब पे किस रास्ते से जा सकता है, यह सोचकर मैं कोठी के पीछे वाले तालाब पे गया, क्योंकि वो लड़के भी उस तालाब में मेरी तरह ही गए होंगे। मैं किनारे पे खड़ा हुआ। शायद उस लड़के ने इसी जगह से उसका सिर पानी में फेंका था। मैं किनारे पे एक जगह खड़े होकर बोला। मैंने आजू बाजू देखा। वहां पर कुछ खाली नारियल के पेड़ थे। मैंने उनमें से एक सिर के बराबर नारियल उठाया और पानी में फेंका। उसके बाद मैंने उसकी 5 मीटर की रेडियस में तालाब में डुबकी लगाई। 1.5-2 घंटे ढूंढने के बाद तालाब की निचली सतह में मुझे उसका सिर कीचड़ में फंसा हुआ मिला। उसका पूरा मांस मछलियों ने खा लिया था। मैं वो सिर जमीन पर ले आया। उसके बाद मैंने उस औरत की कब्र खोदी और उसके शरीर को सिर के साथ जला दिया। तभी उसकी आत्मा आसमान की ओर चली गई। उसके बाद मैं वहां से भागा और अपनी जिंदगी में उस खौफनाक जंगल की तरफ कभी नहीं गया।